हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, है ना। फिज़िक्स की जो पिछली बार हम पढ़ रहे थे, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5th पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर नंबर 5th में मतलब मैंने आपको बता दी थी ये वाली बात तो कि राजस्थान बोर्ड ने आपका सिलेबस में कटौती की है ना। तो आपको तो उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टॉपिक हटाया कौन सा नहीं हटाया। जो जो टॉपिक मैं करवाऊँगी वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और जो नहीं करवाए उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो जो टॉपिक आपको करवाऊंगी वो इंक्लूडेड होंगे आपके टॉपिक में, समझ में आ गई। और मैं फिर भी एक बार जो भी सिलेबस है आपका पर्टिकुलर, अब जो ऑथेंटिक सिलेबस है, सिलेबस कटने के बाद जो कि सिलेबस राजस्थान बोर्ड ने हटाया है, कुछ 20% 30% हटाया है, तो उसको हटा करके जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी एक बार, ठीक है। उसको देख लेना। बाकी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो चैप्टर में टॉपिक में करवाती जाऊँगी वो आपके इंक्लूड है, ठीक है। और जो नहीं करवा रही वो नहीं है, समझ में आ गई। तो अब जितना भी सिलेबस करवाऊंगी तो वो वही करवाऊंगी जो आपके जो भी आपका एडिटेड सिलेबस आया है उसमें है, समझ में आ गई। चैप्टर 5th हम लोग कर रहे थे और इसमें हम फ्रिक्शन देख रहे हैं। फ्रिक्शन हमने देख लिया था, पूरा हो गया था कंप्लीट हमारा, ठीक है। इसमें एक दो बीच के एक दो ऐसे टॉपिक रह रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ना, इतने कोई वो टॉपिक नहीं है। तो अब वो क्या है, आपका चैप्टर 5th तो दिमाग में होगा नहीं, इतने दिनों से पढ़ाई नहीं की होगी आपने पक्का। तो उसको एक बार मैं रिकॉल करूँगी जब आपका ये पार्ट 1 पहली बुक खत्म हो जाएगी ना तब, ठीक है। अभी मैं नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। पिछले उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, उसकी हेडेक नहीं लेनी आपको, क्योंकि मुझे रिकॉल कराना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो चैप्टर नंबर 6 हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसमें भी आपके बहुत सारे टॉपिक हटा दिए हैं चैप्टर 6 में भी, ठीक है। तो जो जो बचे हैं हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, समझ में आ गई। वर्क एनर्जी और पावर नाम से आपका टॉपिक 10th में भी था, है ना। अब आप वर्क से, एनर्जी से और पावर से कोई ऐसे नहीं है कि आप जानते नहीं हो कि वर्क एनर्जी पावर क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि वर्क एनर्जी पावर का एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना ज़रूरी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, वो एक बार आपको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। वर्क वर्क क्या होता है? वर्क होती है, नॉर्मली हम समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो वर्क है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से या साइंस के हिसाब से वो वर्क नहीं है जो आप कर रहे हो। ऐसे तो आप सांस भी ले रहे हो, ऐसे तो आप खाना भी खा रहे हो, उसको वर्क में नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। वैसे आपका काम है वो, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो वो काम है, लेकिन वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो नहीं है जो आप हर रोज़ दिन में कुछ भी काम करते हो तो उसको वर्क बोलोगे, नहीं। वर्क का मतलब ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये परिभाषा भी और ये फॉर्मूला भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी कि किसी चीज़ को अगर हम फोर्स लगाएं, जैसे ये बॉक्स है ना, ये गाड़ी है जो भी है, इसको मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, इस पर मैंने धक्का दिया, तो फोर्स लगाने से ये खिसक करके यहाँ आ गई, तो इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली आर, समझ में आ गई, यहाँ पर आ गई। तो अगर मैंने किसी चीज़ पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर वो किसी डिस्टेंस पर खिसक गई, यहाँ से चलकर, ऑब्वियस सी बात है फोर्स लगाऊंगी तो वो खिसकेगी, खिसक करके यहाँ आ गई। तो इस कंडीशन में फोर्स का और डिस्टेंस जो उसने कवर की, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसको बताएगा, वर्क को बताएगा। यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसको बताएगा, वर्क को बताएगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें फिर हमने अलग अलग केसेस देखे थे। हमने ये देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में W इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है और इनके बीच में ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कैसी होती है, ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। आपके वेक्टर था इसमें लेकिन वो हटा दिया है, ठीक है। और भी अगर कहीं थोड़ा बहुत आएगा तो वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी, पहले भी मैंने आपको बताया तो हो गई। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे आपको जो क्वांटिटी मिले वो स्केलर हो, है ना। मतलब मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर, वेक्टर का मतलब है जिनकी दिशा हो, समझ में आ रही बात आपको, जिनकी दिशा हो। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। वेक्टर मैंने आपको खूब अच्छे तरीके से बताया है, प्रोडक्ट भी बताया है, एंगल भी बताया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 10th में भी बताई थी जो आपकी क्लासेस ली थी, और 11th में भी मैंने आपको बताई हैं, याद है तो आपको, अगर आप पिछला पढ़ रहे थे तो, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, अगर ऐसा है प्रोडक्ट है कि मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर है, स्केलर मतलब जिसकी दिशा नहीं हो, वेक्टर मतलब जिसकी दिशा हो, ठीक है। तो
आपको पता है क्या वर्क की कोई डायरेक्शन होती है कि भाई मैंने इस दिशा में इतना काम किया, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं हो सकती ना। तो फोर्स की डायरेक्शन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो सकती है, पर वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का ऐसा प्रोडक्ट जिससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, यानी कि बिना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और खोलते कैसे इसको, एफ एक्स कॉस थीटा से। थीटा क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी एफ और एक्स के बीच का एंगल। यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी एफ और एक्स के बीच का है, नहीं तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब किन्हीं भी दो सदिशों के बीच का एंगल है थीटा। समझ में आ गई। तो ठीक है, अब देखो ये थीटा के अलग अलग केसेस के लिए वर्क की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पर अलग अलग होती है। जैसे थीटा 0 है तो हमें पता है कि इस पर कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो डब्ल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, एफ एक्स। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। यानी कि थीटा बराबर 0 होने का मतलब यह है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया गया एक्स भी उसी डायरेक्शन में है। यानी कि ये F0 कब होगा, F को उठाकर नीचे ले आओ, यानी कि ये जो ऐसे था ये ऐसे हो जाएगा, तभी तो एंगल 0 होगा। मतलब F किसी एंगल पर ना होकर के इसके साथ ही है, इसी ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि जिस दिशा में फोर्स लगाया है अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। दूसरी बात, अगर थीटा, ये तो हो गई पहला केस, दूसरा केस क्या हो जाएगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री होने पर cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। मतलब अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया है, डिस्प्लेसमेंट अगर उसके परपेंडिकुलर हुआ है तो वर्क नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। लेकिन अगर आप कहोगे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं किसी दीवार को धक्का दे रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, लेकिन आपने तो पूरा फोर्स लगाया है ना, आप तो थकोगे, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आप कोई काम नहीं कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सेम वैसे ही अगर जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो आपका कोई वर्क नहीं किया जा रहा, भले ही आप थक जाओ पूरे दिन ऐसा करते करते। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि यूनिट जो होती है वर्क की वो क्या होती है, जूल। और ये जूल किसको कहते हैं, जूल कहते हैं हम न्यूटन इंटू मीटर को। देखो ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, खूब अच्छे से डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर में। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर में। तो न्यूटन इंटू मीटर मिलकर क्या बनती है आपकी, जूल। बात समझ में आ गई। मतलब न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या बोलते हैं, हम जूल बोलते हैं। जूल फिजिसिस्ट यानी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जूल, उनके नाम पर न्यूटन इंटू मीटर को जूल का। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे मैंने यूनिट्स पढ़ाई है, डायमेंशन पढ़ाई है, वहाँ पे खूब अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ मैं, है ना। क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम ए, मास की हो गई किलोग्राम और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है। समझ में आ गई। अब आ जाओ आप किस पे, एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वर्क को ही बोलते हैं, वर्क का ही दूसरा फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क की भी यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी क्या होती है, जूल होती है। तो जो भी कोई भी काम किया जाता है तो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर मैं एक बॉक्स पर धक्का लगा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब ज़रूरत पड़ने पर वो एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक है तो किसी अदर में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, अलग अलग तरह की कई तरह की एनर्जी होती है। तो जैसी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गई। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में कितने तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल कैसे क्रिएट होती है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। फिर आती है पावर। पावर का क्या मतलब होता है, पावर होती है, इसको पी से शो करते हैं, मतलब W/T, यानी कि एकांक समय में जो कार्य किया जाएगा वो पावर को बताएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में जो काम किया जाएगा वो पावर को बताएगा, वर्क पर यूनिट टाइम। और पावर की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी वाट। वाट भी होती है, हॉर्स पावर भी होती है। एक हॉर्स पावर का मतलब कितना होता है, 746 वाट। पता होनी चाहिए, ये बेसिक बेसिक जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। इन डिटेल पढ़ते, लेकिन ये टॉपिक हम पढ़ते हैं इन डिटेल में पूरे, पर आपके सिलेबस से हटा दिए। तो एक इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ ताकि आगे की चीज़ें इन्हीं पे बेस्ड हैं, समझ में नहीं आएंगी। बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया वर्क, एनर्जी और
पावर, ये पता होनी चाहिए। वर्क एनर्जी पावर की डायमेंशन भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वर्क की डायमेंशन निकलवा दी टेबल में मैंने, एनर्जी की भी मैं पहले निकलवा चुकी हूँ और पावर की भी डायमेंशन पहले निकलवा चुकी हूँ। आप कहाँ जाओ, फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे मैंने डायमेंशंस की टेबल वगैरह बनवाई है, यूनिट बताई है और सारी चीज़ें आपको क्लियर किया। समझ में आ गई? अब आ जाओ आप, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जो सिलेबस में आपके, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी बताया आपको, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हो तो वो पार्टिकल में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आ गई? पोटेंशियल एनर्जी अगर आप थोड़ा बेसिकली समझे इसको मोटे तौर पर, तो अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है, यानी कि उसकी पोजीशन की वजह से। जैसे ये पेन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी है। समझ में आ रही है? क्योंकि पार्टिकल एक जगह पर अभी क्या है, तो इसमें एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। जैसे अगर आपने और इसको अच्छे से समझो तो आपने सभी ने धनुष देखा होगा ना, धनुष, ठीक है, बो आपने देखा होगा। उसमें आप अगर क्या करो, उसके तीर को पीछे की तरफ खींचो, धनुष को अगर आप क्या करो पीछे की तरफ, धनुष में जो तीर लगाते हो तो तीर को आगे बढ़ाने के लिए हम उसकी जो धागा होता है उसको खींचते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, तीर में एनर्जी भर जाती है, ठीक है। और फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो तीर आगे जाता है, या जो भी आपका एरो है वो क्या जाता है, आगे जाता है। समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग उसकी जो भी हमारा धनुष था उसकी स्ट्रिंग को हमने क्या किया, खींचा, इसको हमने पीछे की तरफ खींचा, जिससे क्या हुआ, इसमें एरो में, इस स्ट्रिंग को मैं पीछे की तरफ खींचूंगी तो एरो में एनर्जी भर गई। तो वो एरो में जो एनर्जी भर गई वो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला, पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एक बात मैंने बोली कि पार्टिकल जो वर्क करता है, वर्क की वजह से वो उसमें जो सारा किया गया वर्क होता है, वर्क डन होता है, वो उसमें स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो जब मैंने इस स्ट्रिंग को, इस धागे को पीछे की तरफ खींचा ना, तो मैंने वर्क किया, इस स्थिति से मैं इसको इस स्थिति तक लेकर के आई, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। भाई ये जो धागा है ये खिसक करके यहाँ आ गया, जो भी धनुष में लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ये तो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और जो मैंने खींचा बल लगा करके वो फोर्स था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो गए तो वर्क बन गया। अब ये जो वर्क मैंने किया धागे को पीछे खींचने का, वो उसमें स्टोर हो गया, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। तो एनर्जी तीर में नहीं है, एनर्जी धागे में है, ये ध्यान रखना। एनर्जी किस में स्टोर हुई है, स्ट्रिंग में स्टोर हुई है। इस धागे ने अपनी एनर्जी से फोर्स किस पर लगाया, इस एरो पर, इस एरो पर। तीर में नहीं भरी एनर्जी, एनर्जी भरी स्ट्रिंग में, वो स्ट्रिंग में एनर्जी भर गई और उसने फिर धक्का किस पर लगाया, तीर पर, जिसकी वजह से तीर आगे गया। लेकिन वो एनर्जी खर्च किस फॉर्म में, अब ये जो एनर्जी वर्क डन था वो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मेरे काम करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो गई वो कौन सी थी, पोटेंशियल। तो वो पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हुई है, वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई? फिर मैंने क्या किया, ये पोटेंशियल एनर्जी खर्च किस रूप में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। देखो ना ये तीर आगे जा करके यहाँ आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है, पर कभी ख़त्म नहीं होती। ये हम जानते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम जानते हैं कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गई, जो मैंने वर्क किया वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो जहाँ वेलोसिटी होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी। वेलोसिटी मतलब जहाँ पे आप गति करोगे, और यहाँ पे तीर मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो एरो मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई आपको? तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। पोजीशन की वजह से उसमें जो वर्क किया जाता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो, यहाँ पे मैंने तीर छोड़ा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। मेरी बात समझ में आई आपको? तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ any object or particle is due to position
ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। बात समझ में आई आपको? तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या? पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, किसकी वजह से है? पोजीशन की वजह से। समझ में आ गई? फिर आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल ये हो जाएगा बो और एरो का। हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेच्ड बो, स्ट्रेच्ड बो स्ट्रिंग। ये तो बो स्ट्रिंग ये रही। स्ट्रेच्ड मतलब खींचा हुआ, जिसमें मैंने फोर्स लगाया हुआ है और उसमें डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क किया जाएगा। स्ट्रेच्ड बो स्ट्रिंग पजेजेस मतलब उनमें इंक्लूड होती है, ठीक है। पजेजेस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब खींचा हुआ जो धनुष होता है धागे से, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। समझ में आ गई बात? और ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क मैं जो करूँगी दैट विल स्टोर्ड इन द पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैं उसको छोड़ दूंगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड देन वर्क डन, किया गया काम, वर्क डन इज स्टोर्ड in form of potential energy, in form of potential energy, and it will converted into kinetic energy when string is removed। मतलब स्ट्रिंग को मैंने छोड़ दिया तो वैसे ही ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देयरफॉर एरो विल मूव फॉरवर्ड। तो हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी समझ ली और काइनेटिक एनर्जी का क्या इसमें रोल था वो भी समझ लिया। समझ में आगे बात? फिर अब हम आगे देखेंगे, इसमें आगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बातें देखेंगे और कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाता है डिफरेंस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में, ठीक है। उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।